नमस्ते, मेरा नाम शिवम है। मैं इस कहानी का मुख्य किरदार हूं और हाँ, मैं जिंदा बच गया। तभी तो आज आपको ये सब बता पा रहा हूं। मैं दिल्ली के पास गुड़गांव, गुरुग्राम में रहता हूं। एक शांत सा इलाका है जहां लोग अपने काम से काम रखते हैं। मेरे माता पिता का मानना है कि मैं अभी भी एक बच्चा हूं, खासकर जब रात में घर से बाहर निकलने की बात आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 17 साल की उम्र में जब आप दुनिया को आजादी से देखना चाहते हैं तो माता पिता के नियम बस पिंजरे की सलाखों जैसे लगते हैं। ये कहानी उस रात की है जब मैं और मेरे दो जिगरी दोस्त आयुष और विशाल ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हम तीनों ही 17 से 18 साल की उम्र के बीच थे, जोश से भरे और बस एक ही चीज चाहते थे, घर की बंदिशों से दूर एक बेफिक्र रात। हमारे ग्रुप का आयुष सबसे शांत और समझदार लड़का था। वह हमेशा कहता था, यार कोई रिस्क मत लो, पर जब मस्ती की बात आती थी तो सबसे पहले तैयार वही होता था। विशाल हमारे बीच का वो दोस्त था जो हर बात पर हंसता था, थोड़ा लापरवाह और सच कहूं तो मेरे सभी उल्टे सीधे प्लान को हाँ कहने वाला पहला शख्स। हमने सुना था कि जयपुर से थोड़ा पहले भूतिया मोड़ के पास एक ढांसू पार्टी हो रही है। यह जगह दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर थी। हमारे लिए यह सफर सिर्फ पार्टी तक पहुंचना नहीं था, यह आजादी का पहला स्वाद लेने जैसा था। प्लान बहुत सरल था। मेरे पापा की कार, एक पुरानी होंडा सिटी जिसकी चाबी हमेशा गैराज के हुक पर लटकी रहती थी। आधी रात को जब घर में सब गहरी नींद में होंगे, हम चुपके से निकलेंगे। वह रात शुक्रवार की रात थी जब आसमान में चांद भी बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जैसे वह भी हमारे इस दुस्साहस को नहीं देखना चाहता था। मैंने अपनी रूह कंपा देने वाली धड़कनों को जैसे तैसे शांत किया। रात के 12 बज चुके थे। पापा और मम्मी के खर्राटों की हल्की आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी, जो मेरे लिए हरी झंडी थी। मैंने अपने कपड़े और एक छोटा बैग उठाया जिसमें चिप्स, पानी और कुछ पैसे थे। मेरा फोन साइलेंट पर था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। पुरानी लकड़ी के फर्श ने एक हल्की सी चीख मारी जिससे मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने सांस रोकी, कुछ देर रुका, सब शांत था। मैं दबे पांव नीचे गैराज में आया। वहां पापा की पुरानी कार खड़ी थी। चाबी हुक से ली और एक ठंडी सांस छोड़ी। अब सबसे मुश्किल काम था, कार को बिना आवाज किए ड्राइववे से बाहर निकालना। मैंने कार को न्यूट्रल पर रखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धीरे धीरे इंच दर इंच ढलान की तरफ धकेला। जब कार सड़क पर आ गई तो मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर बैठ गया। आयुष और विशाल पहले से ही सड़क के नुक्कड़ पर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे मेरा इंतजार कर रहे थे। दोनों ने मुझे देखकर राहत की सांस ली। विशाल फुसफुसाया, बॉस तू सच में ले आया? मुझे लगा डर जाएगा। आयुष ने उसे कोहनी मारी, चुप कर विशाल, अब जल्दी से निकल यहां से, इससे पहले कि कोई जाग जाए। मैंने इंजन स्टार्ट किया। पुरानी कार ने हल्की सी आवाज की और फिर हम निकल पड़े। शुरुआत में हमारे अंदर बस उत्साह था। हमने म्यूजिक तेज कर दिया और विशाल पीछे बैठकर जोर जोर से गाने लगा। हमने एक दूसरे को हाई फाइव दिए। ये लग रहा था कि हमने दुनिया जीत ली है। आजादी की हवा बहुत मीठी लग रही थी। हम हाईवे पर थे। दिल्ली की लाइट्स धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं। करीब 2 घंटे बाद हम हरियाणा के इलाके में पहुंच चुके थे, जहां सड़कें ज्यादा सुनसान थीं और पेड़ पौधे ज्यादा घने। आयुष ने अचानक म्यूजिक धीमा कर दिया। यार शिवम, तू जानता है ना, हम अब उस हाईवे के पास हैं जिसके बारे में सब बात करते हैं। विशाल ने हंसते हुए कहा, ओह, भूतिया मोड़ वाला नेशनल हाईवे 8। रिलैक्स आयुष, ये सब बकवास है, सिर्फ पुरानी कहानियां। मैंने स्टीयरिंग पर अपने हाथ कस लिए। डर मत आयुष, मैंने गूगल मैप्स पर चेक किया था। वह जगह जिसका नाम द हॉन्टेड स्ट्रेच है वो यहीं कहीं है। हम बस इसे जल्दी से पार कर लेंगे। जैसे ही मैंने यह कहा, कार की हेडलाइट्स ने एक पुराना जंग खाया हुआ साइन बोर्ड दिखाया जिस पर सिर्फ धूल और काई लगी थी। मुश्किल से पढ़ा जा रहा था, आगे खतरा है, सुनसान इलाका, रात 11 बजे के बाद प्रवेश वर्जित। साइन बोर्ड के ठीक बाद सड़क का डामर एकदम टूट गया। सड़क के दोनों ओर इतने ऊंचे पेड़ थे कि उन्होंने आसमान को भी ढक लिया था। चारों ओर घने अंधेरे का साया पसर गया था। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई।
कार के अंदर का माहौल बदल गया था। वह उत्साह अब एक अजीब सी चुप्पी में बदल गया था। विशाल भी पीछे चुपचाप बैठा था। सड़क पर एक अजीब सी सन्नाटा था। न दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, न किसी और गाड़ी के गुजरने की रोशनी। ऐसा लग रहा था कि हम इस दुनिया के किसी कोने में नहीं, बल्कि किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। तभी आयुष ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। शिवम, धीमा कर, मुझे अजीब लग रहा है। मैंने कार की स्पीड लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। जैसे ही कार धीमी हुई, हमें एक और आवाज सुनाई दी। हमारी कार के पीछे से आती हुई एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट। विशाल ने पूछा, क्या तुम लोगों ने वो सुना? मैंने शीशे में देखा। पीछे कुछ नहीं था, बस घना अंधेरा और पेड़ों के साए। कुछ नहीं है विशाल, बस हवा होगी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज फिर आई। इस बार ज्यादा साफ, ज्यादा पास, जैसे कोई हमारी बात सुन रहा हो और जवाब दे रहा हो। लेकिन उस आवाज में कोई शब्द नहीं था, बस एक लंबी खिंची हुई शा की आवाज। अचानक कार के अंदर की सारी लाइट्स, जिसमें डैशबोर्ड की हरी बत्तियां भी शामिल थीं, एक झटके में बुझ गईं। कार का इंजन लड़खड़ाने लगा। हेडलाइट्स बार बार जल बुझ रही थीं, जैसे कोई उन्हें ऑन ऑफ कर रहा हो। मेरी सांसें गले में अटक गईं। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। कार एक झटके के साथ बीच सड़क पर रुक गई। क्या हुआ शिवम, क्या हुआ? आयुष की आवाज में घबराहट थी। मैंने चाबी घुमाई। इंजन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। सिर्फ एक क्लिक की आवाज आ रही थी, जैसे बैटरी मर गई हो। कार बंद हो गई, मैंने मुश्किल से कहा। मेरे माथे पर पसीना आ गया था, जबकि बाहर काफी ठंड थी। विशाल ने अपना फोन निकाला। सिग्नल नहीं आ रहा यार, बिल्कुल नहीं। हम तीनों एकदम अंधेरे में थे। केवल कार की हेडलाइट्स, जो अब फिर से जल उठी थीं, लेकिन काफी मंद थीं, बस थोड़ी दूर तक रास्ता दिखा रही थीं। तभी हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे सड़क के बीचों बीच, हमसे थोड़ी दूर, कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। ये एक इंसान का साया था, जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हमारी कार की तरफ बढ़ रहा था। वह कौन है? आयुष ने आवाज दबाकर पूछा। साया लंबा था और अजीब तरह से पतला। ये सीधे नहीं चल रहा था, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे जमीन पर घिसट रहा हो। जैसे जैसे वो साया पास आता गया, मेरी रूह कांप उठी। उस साये ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, बस अंधेरे, खाली गड्ढे। उसका मुंह एक भयानक, अस्वाभाविक मुस्कान में फैला हुआ था। और फिर उसी पल हमारी कार के पिछले शीशे पर एक जोरदार खरोंच की आवाज आई, जैसे किसी ने अपनी लंबी नाखून से शीशे को चीर दिया हो। विड़की की आवाज इतनी तेज और पास थी कि हम तीनों चीख पड़े। मैंने जोर से हॉर्न बजाया। वह साया, जो अब कार के सामने था, अचानक जोर से हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियां टूट रही हों, बहुत कर्कश और भयानक। मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था, लेकिन मुझे पता था कि कुछ हमारे पीछे है। शिवम, चाबी घुमा, कार स्टार्ट कर, विशाल चिल्लाया। मैंने अपने कांपते हाथों से फिर से चाबी घुमाई और एक चमत्कार हुआ। इंजन एक भयानक आवाज के साथ गर्जना कर उठा। हेडलाइट्स पूरी ताकत से जल उठी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे जोर से एक्सेलरेटर दबा दिया। कार एक झटके में आगे बढ़ी। मैंने उस साये को साइड मिरर में देखा। वह अब सड़क पर खड़ा नहीं था, बल्कि कार के पीछे भाग रहा था, और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। वह इंसानी नहीं हो सकता था। हम बहुत तेज भाग रहे थे, पर मैं जानता था कि वह अभी भी हमारे पीछे है। शिवम, ब्रेक मत लगा, आयुष चीखा। मेरी नजर सड़क पर थी, और उसी समय मुझे ड्राइवर साइड के दरवाजे पर कुछ महसूस हुआ। एक ठंडा, चिपचिपा स्पर्श, जैसे किसी ने अपनी उंगलियां दरवाजे पर रगड़ी हों। और फिर मेरे कान के पास उसी भयानक फुसफुसाहट में एक आवाज आई। वह आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी, जैसे कोई मेरे कान के पर्दे के पास ही बोल रहा हो, तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकते। मैंने चीखते हुए स्टीयरिंग दाईं तरफ मोड़ दी। अगले ही पल कार पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गई। तेज स्पीड और अंधेरे में हमें सामने कुछ नहीं दिखा। टायर जोर से चीखे, और फिर सब अंधेरा। मुझे बस कार के किसी चीज से टकराने की भयानक आवाज सुनाई दी। टकराने की आवाज मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी।
मेरे शरीर में एक अजीब सा दर्द था जो कहीं एक जगह नहीं बल्कि हर तरफ महसूस हो रहा था। मेरी आंखें बंद थीं, पर मुझे याद था कि हमारी कार किसी चीज से टकराई थी। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरी सांसें तेज और उथली थीं। कार के अंदर की हवा में मिट्टी और पेट्रोल की हल्की सी महक थी। कार का डैशबोर्ड टूट चुका था और विंडशील्ड, सामने वाला शीशा पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गई थीं। आयुष, विशाल, मैंने आवाज देने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं ड्राइवर सीट पर था। मैंने दर्द से कराहते हुए सीट बेल्ट खोली। मेरे सिर से हल्का खून निकल रहा था। मैंने हाथ से छू कर देखा, पर अभी ज्यादा चिंता करने का समय नहीं था। मैंने आयुष की तरफ देखा, जो बगल वाली सीट पर था। उसका सिर डैशबोर्ड से टकराया था और वह बेहोश लग रहा था। आयुष, मैंने उसे जोर से हिलाया। कुछ देर बाद आयुष ने अपनी आंखें खोली। वह उलझन में था। हम कहाँ हैं? हम टकरा गए हैं यार। अब उठ, विशाल को देख। पीछे वाली सीट पर विशाल कराह रहा था। उसके पैर सामने वाली सीट से दब गए थे। मैंने और आयुष ने मिलकर विशाल को बाहर निकाला। शुक्र है किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, सिवाय हल्के कट और मोच के। जब हम कार से बाहर निकले तो हमने देखा कि क्या हुआ है। कार सड़क से नीचे उतरकर एक बड़े सूखे पेड़ से टकराई थी। गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से पिचक गया था। अब हम पूरी तरह से बीच जंगल में फंस चुके थे। हमारे सामने घना जंगल था। पीछे मुड़कर देखा तो वह सड़क भी अब घने अंधेरे में खो गई थी जिससे हम आए थे। क्या अब भी कोई सिग्नल है? विशाल ने अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए पूछा। नहीं विशाल, मैंने पहले ही कहा था, कोई सिग्नल नहीं, आयुष ने निराशा से कहा। उसकी आवाज में अब डर और थकान थी। मैंने टूटी हुई हेडलाइट्स की रोशनी में कार की चाबी घुमाकर देखी। इंजन बस खिंच खिंच की आवाज कर रहा था। स्टार्ट होने का कोई नाम नहीं। हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, मैंने कहा। वह साया और वह भयानक फुसफुसाहट मेरे दिमाग में ताजा थी। मुझे पता था कि वह इस सड़क पर कहीं आसपास है। पर हम कहां जाएं, शिवम? हम कहां हैं? आयुष ने पूछा। तभी विशाल ने हाथ उठाकर दूर पेड़ों के बीच किसी चीज की तरफ इशारा किया। देखो, वो क्या है? हमने देखा। पेड़ों के बहुत दूर जंगल की गहराई में एक हल्की सी पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। वह इतनी दूर थी कि शायद कोई घर या ढाबा हो सकता था, या शायद बस हमारी उम्मीद। रोशनी, हमें वहां जाना चाहिए। शायद वहां कोई आदमी हो, कोई मदद मिले। मैंने तुरंत फैसला किया। जंगल के अंदर रात के 1:30 बजे? आयुष ने शंका जाहिर की। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है आयुष। या तो यहां बैठकर उस चीज का इंतजार करें जिसने हमें टक्कर मारी, या फिर मदद के लिए चलें। मेरा लहजा अब मजबूत था। हमने कार के दरवाजे ठीक से बंद किए, मानो कोई उससे कार चुरा लेगा, और घने अंधेरे जंगल की तरफ चल पड़े जहां वह अकेली रोशनी हमें बुला रही थी। जंगल में घुसते ही हम सड़क के किनारे से हटकर गीली सड़ी हुई पत्तियों पर चल रहे थे। हर कदम पर चर्र मर्र की आवाज आती थी जो सन्नाटे को तोड़ती थी और हमें डराती थी। अंधेरा इतना घना था कि हमें टॉर्च की जरूरत थी, पर मेरे फोन की बैटरी लगभग खत्म थी और बाकी दोनों के फोन में भी सिग्नल की कमी के कारण बैटरी तेजी से खत्म हो रही थी। इसलिए हमने टॉर्च का इस्तेमाल बहुत कम किया। थोड़ी देर चलने के बाद हमें एक अजीब सी गंध आई। ये गंध पुरानी सड़ी हुई मांस जैसी थी, पर साथ में मिट्टी और गीली लकड़ी की भी महक थी। ये कैसी बदबू है? विशाल ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा। चलो बस चलते रहो, हमें बस उस रोशनी तक पहुंचना है, मैंने कहा। पर मेरे मन में भी डर बैठ रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, रोशनी नजदीक आने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे वह हमसे दूर जा रही हो। अचानक आयुष रुका। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। शिवम, सुनो। हमने सांस रोकी और ध्यान से सुना। हवा में पेड़ों के बीच से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वह रोने या कराहने जैसी नहीं थी, वह थी फुसफुसाहटों की आवाज, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बहुत धीरे धीरे लेकिन तेज गति से बात कर रहे हों। और फिर मैंने देखा, मेरे ठीक सामने 2 पेड़ों के बीच मुझे एक धागा दिखाई दिया। एक सफेद रंग का
पतला सा धागा जो दोनों पेड़ों के बीच तना हुआ था। वह धागा हवा में हिल नहीं रहा था, जबकि यहां हवा चल रही थी। मैंने उस धागे पर टॉर्च की हल्की सी रोशनी डाली। वह धागा नहीं था, वह इंसानी बाल थे, सफेद लंबे बेजान बाल जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक फैले हुए थे। और उन बालों के बीचों बीच मैंने कुछ और देखा। एक पुरानी सूखी और चिपचिपी चीज, एक गुड़िया। वह गुड़िया कपड़े की बनी थी, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं और उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। उस गुड़िया के गले में एक छोटा काला धागा बंधा हुआ था। विशाल ने डर के मारे एक कदम पीछे लिया और लगभग चीखने वाला था जब मैंने उसका मुंह जोर से बंद कर दिया। चुप, आवाज मत करना। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। बिना कुछ बोले हमने चुपचाप अपना रास्ता बदला और उस गुड़िया के जाल से दूर दूसरी दिशा में लगभग भागते हुए आगे बढ़े। हम दौड़ रहे थे। हमारा ध्यान अब सिर्फ उस टिमटिमाती रोशनी पर था। जैसे ही हम एक छोटे से टीले के ऊपर पहुंचे, वह रोशनी अब साफ दिखाई दे रही थी। वह कोई घर या ढाबा नहीं था। वह जंगल के बीचों बीच खड़ी एक बहुत पुरानी टूटी फूटी इमारत थी। ऐसा लगता था जैसे वह कई दशकों से इस्तेमाल नहीं हुई हो। छत टूटी हुई थी और दीवारें काई और लताओं से ढकी थी, और उस इमारत के खिड़की से वह पीली डरावनी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई तेल का दिया जल रहा हो। रोशनी देखकर हमें राहत मिली, लेकिन इमारत का नजारा देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। इमारत के सामने एक पुराना लोहे का गेट था जो जंग खाकर टेढ़ा हो चुका था। गेट पर एक बोर्ड लगा था जिस पर धुंधले अक्षरों में हिंदी में कुछ लिखा था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। उस पर लिखा था अनाथ आश्रम बाल गृह 1950, और ठीक उसके नीचे एक छोटी खून के रंग जैसी लाल स्याही से एक लाइन लिखी थी, जैसे किसी ने अभी अभी लिखी हो। अंदर कोई नहीं सोया। हम तीनों एक दूसरे को घूर रहे थे। ये जगह अच्छी नहीं थी। ये वह जगह थी जहां से हमें किसी भी हाल में भागना चाहिए था। तभी उस पुरानी इमारत के अंदर से एक लंबी डरावनी आवाज आई। ये एक बच्चे के रोने की आवाज थी, पर वह रोना सामान्य नहीं था। वह रोना ऐसा था जैसे कोई बच्चा रो रहा हो और उसका गला दबाया जा रहा हो। आवाज बहुत तेज थी, फिर अचानक धीमी हो जाती थी और फिर से तेज हो जाती थी, और उस रोने के साथ ही उस जलते हुए दिए की रोशनी वाली खिड़की पर हमें एक छोटा सा साया दिखाई दिया। वह एक छोटे बच्चे का साया था जो धीरे धीरे खिड़की के शीशे पर अपना हाथ रख रहा था। हमने भागना चाहा, लेकिन हमारे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। डर ने हमें पूरी तरह से जकड़ लिया था। तभी वह रोना अचानक बंद हो गया और उसकी जगह बहुत नजदीक से गेट के ठीक पीछे से एक बच्ची की धीमी मीठी आवाज आई, बाहर मत जाओ, रात हो गई है। वह आवाज सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने पलक झपकते ही पीछे मुड़कर देखा, और हमने देखा कि जिस सड़क से हम आए थे, जहां घना अंधेरा था, अब वहां से एक और कार की हेडलाइट्स हमारी तरफ आ रही थीं। कोई आ रहा था, कोई इंसान या फिर वही साया। हम दो तरफ से फंस चुके थे। हमारे सामने वो पुराना डरावना अनाथालय था, और हमारे पीछे जंगल से आती हुई एक और कार की रोशनी थी। विशाल ने फुसफुसाया, हमें अंदर जाना होगा। अंदर? तुम पागल हो गए हो विशाल, आयुष ने कांपते हुए कहा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, विशाल ने लगभग चीखते हुए जवाब दिया। अगर वह चीज हमें वहां सड़क पर मिली तो हम भाग नहीं पाएंगे। कम से कम अंदर हमें छुपने की जगह तो मिलेगी। मैंने दूर आती हेडलाइट्स की तरफ देखा। वह रोशनी अब बहुत नजदीक थी। अगर हम यहाँ खड़े रहे तो पकड़े जाएंगे, या तो किसी इंसान द्वारा या किसी ऐसी चीज द्वारा जिसका कोई नाम नहीं था। ठीक है, मैंने अपनी आवाज को मजबूत बनाने की कोशिश की। हम अंदर जा रहे हैं, चुपचाप। हम किसी भी चीज को छुएंगे नहीं और आवाज नहीं करेंगे। आयुष, विशाल, मेरे साथ रहो। हम तीनों ने तेजी से उस टूटे हुए लोहे के गेट की तरफ कदम बढ़ाए। गेट पर लगे बोर्ड की लाल स्याही वाली लाइन, अंदर कोई नहीं सोया, हमारे दिमाग में घूम रही थी। गेट को खोलना नहीं पड़ा क्योंकि वह अपनी जगह से टेढ़ा होकर जमीन पर लटक रहा था।
हम झुके और गेट के नीचे से होते हुए परिसर के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल बाहर से ज्यादा डरावना था। वहां बड़ी बड़ी सूखी घास उग आई थी जो हमारे घुटनों तक आ रही थी। हमने जैसे ही पहला कदम अंदर रखा, हमने महसूस किया कि हवा एकदम शांत हो गई है, जैसे जंगल की सारी हवा बाहर ही रुक गई हो। अंदर एक भयानक दम घोंटने वाली चुप्पी थी। हमने पीछे मुड़कर देखा। गेट से बाहर सड़क पर वह कार रुक चुकी थी। हेडलाइट्स सीधे हमारे ऊपर पड़ रही थीं, जिससे हमारी परछाइयां अनाथालय की पुरानी टूटी हुई दीवारों पर नाच रही थीं। उस कार का दरवाजा खुला। एक लंबा काला साया कार से बाहर निकला और धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगा। वह सीधा खड़ा था, लेकिन चलने का उसका तरीका थोड़ा लड़खड़ाता हुआ था। चलो जल्दी, मैंने फुसफुसाया। हम उस पुरानी इमारत की तरफ भागे। इमारत की दीवारें पत्थरों और ईंटों की थीं, जो बरसों की उपेक्षा के कारण गिर रही थीं। वह पीली रोशनी जो हमने दूर से देखी थी, अब एक टूटी हुई खिड़की से आ रही थी। हमने खिड़की के पास जाकर झांका। अंदर एक बड़ा धूल भरा कमरा था। कमरा इतना खाली था कि एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के अलावा और कुछ नहीं था। पीली रोशनी अलमारी के ऊपर रखे एक छोटे तेल के दिए से आ रही थी, जो अजीब तरह से टिमटिमा रहा था। दरवाजा कहाँ है? आयुष ने पूछा। इमारत का मुख्य दरवाजा बहुत बड़ा था, लकड़ी का, लेकिन उसके कब्जे टूट चुके थे। हमने जोर से धक्का दिया। दरवाजा एक भयानक धीमी खींची हुई आवाज के साथ खुला, जैसे कोई बूढ़ा आदमी दर्द से कराह रहा हो। हम अंदर दाखिल हुए और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा पूरी तरह से बंद तो नहीं हुआ, लेकिन इतना हो गया कि हम बाहर के साए की नजरों से बच जाएं। हम अंधेरे में खड़े थे। हमारी आंखें अभी भी बाहर की रोशनी की आदी थीं, इसलिए हमें अंदर कुछ खास नहीं दिख रहा था, बस हल्की सी पीली रोशनी जो उस अलमारी के ऊपर से आ रही थी। तभी हमें फर्श पर कुछ महसूस हुआ, गीला और थोड़ा चिपचिपा। विशाल ने अपने फोन की टॉर्च ऑन करने की हिम्मत की। रोशनी में हमने देखा कि हम एक लंबे हॉलवे गलियारे में खड़े थे। फर्श पर भारी धूल थी, लेकिन उस धूल पर अजीब गंदे और छोटे पैरों के निशान थे। वे जूते के निशान नहीं थे, वे नंगे पैरों के निशान थे। और हाँ, वह गीलापन, वह फर्श पर फैली हुई गंदी मिट्टी और शायद पानी था। और ठीक हमारे पैरों के पास एक पुराना लकड़ी का खिलौना पड़ा था, एक छोटा पहियों वाला घोड़ा। हमने जैसे ही उस घोड़े को देखा, हॉलवे में पीछे से जहां दिया जल रहा था एक आवाज आई, घोड़ा वापस रखो। आवाज बच्चों जैसी थी, लेकिन इतनी खोखली और ठंडी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हम तीनों ने पलटे। उस अलमारी के पास जहां दिया जल रहा था, अब कोई खड़ा नहीं था, लेकिन दिए की रोशनी में हमने देखा कि दीवार पर एक पुराना धुंधला आईना लगा था। आईना इतना गंदा था कि उसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा था। तभी आईने में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। आईने में हमारी परछाइयां थीं, लेकिन हमारी परछाइयों के साथ एक चौथी छोटी परछाई भी खड़ी थी। वह परछाई ठीक हमारे पीछे अंधेरे कोने में थी, लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह आईने में है, आयुष ने कांपते हुए कहा। हम तीनों की नजरें वापस आईने पर गईं। वह छोटी परछाई अब आईने के कोने से बाहर निकल रही थी। अचानक उस परछाई ने आईने के अंदर ही अपना मुंह खोला और वह भयानक कर्कश रोने की आवाज जो हमने बाहर सुनी थी, अब आईने के अंदर से आने लगी। रोने की आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि हम अपने कान बंद करने लगे। मैंने हिम्मत करके अपनी टॉर्च आईने की तरफ घुमाई। आईने पर जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, उस रोने की आवाज एक झटके में बंद हो गई। आईना अब साफ दिखने लगा था, लेकिन हमारी परछाइयों की जगह उसमें अब सिर्फ एक चीज दिख रही थी, एक छोटी मैली कुचैली लड़की जिसकी आंखें बंद थीं। जैसे ही उसने आईने में अपनी आंखें खोलीं, उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस सफेद खाली गोलक, और उसके होंठों पर एक भयानक धीमी मुस्कान आई। उसने अपने सूखे पतले हाथ आईने पर रखे और हमने देखा कि आईने की सतह पर उसकी उंगलियों के आकार के ठंडे जमे हुए निशान बन रहे थे। भागो! मैंने चीखा। हम तुरंत पलटे और उस हॉलवे में जहां छोटे पैरों के निशान थे दौड़ने लगे। यह हॉलवे बहुत लंबा था और दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे थे।
जिनके दरवाजे टूटे हुए थे। हर दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे रसोई, बीमार कक्ष या खेल। हम भागते रहे जब तक कि हम हॉलवे के अंत तक नहीं पहुंचे, जहां एक संकीर्ण घुमावदार सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही थी। ऊपर चलो! हम तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं और हर कदम पर चर्र चर्र की आवाज आती थी, जो डर को और बढ़ा रही थी। जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और हॉलवे मिला, जो नीचे वाले हॉलवे से ज्यादा छोटा और अंधेरा था। यहाँ की हवा और भी ठंडी थी। विशाल ने अपनी टॉर्च ऑन की और हमने देखा कि हम कहाँ आ गए हैं। ये वह जगह थी जहां बच्चे सोते होंगे। दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे थे और हर कमरे में टूटे हुए लोहे के चारपाई पड़े थे। तभी आयुष ने एक कमरे में झांका और एक जोरदार चीख मारी। हम दोनों भागे और आयुष के पास पहुंचे। वह एक छोटे से सोने वाले कमरे में था। कमरे के बीचों बीच जमीन पर बिखरे हुए थे छोटे छोटे कपड़े, गुड़िया और कुछ पुराने खिलौने। लेकिन जिस चीज ने आयुष को चीखने पर मजबूर किया वह थी दीवार। दीवार पर किसी ने खून या मिट्टी जैसी चीज से बहुत बड़ा भयानक चित्र बनाया था। चित्र में कई छोटे पतले शरीर थे, जिनके हाथ एक दूसरे से बंधे थे और उनके सिर ऊपर एक बड़े साए जैसे प्राणी की तरफ झुके हुए थे। और चित्र के ठीक नीचे गंदी पुरानी हिंदी में लिखा था, भूख लगी है, रात बाकी है। हम उस कमरे से बाहर भागे। हमारी सांसें तेजी से चल रही थीं। हम समझ गए थे यह जगह एक अनाथालय नहीं, बल्कि किसी भयानक घटना की गवाह थी। हमने भागना जारी रखा जब तक कि हम उस ऊपरी हॉलवे के अंत में नहीं पहुंचे। वहां एक खिड़की थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। नीचे अनाथालय के परिसर में अभी भी वह काली कार खड़ी थी। उसका दरवाजा खुला था और कोई भी नहीं दिख रहा था। वह साया कहाँ गया? तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। उस काली कार से होते हुए छोटे गंदे पैरों के निशान जो हमने नीचे हॉलवे में देखे थे, अब बाहर मिट्टी में थे। और वह निशान हमारे जाने वाले रास्ते की तरफ नहीं, बल्कि अनाथालय की पिछली दीवार की तरफ जा रहे थे। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई दरवाजा नहीं था, बस एक बंद पुराना कोठरी का दरवाजा था। विशाल ने धीरे से उस कोठरी के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर इतना गहरा अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें खो गई। अंदर से सड़ी हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की एक अजीब गंध आ रही थी। तभी हमें उस अंधेरी कोठरी के अंदर से बहुत धीमी आवाज में किसी के घिसटने की आवाज सुनाई दी। और एक आवाज आई, लेकिन यह बच्ची की आवाज नहीं थी। ये एक गहरी बूढ़े मर्द की आवाज थी, जैसे वह बहुत दर्द में हो। तुम यहां क्यों आए? तुम्हें तो सड़क पर मरना चाहिए था। और फिर उस कोठरी के एकदम अंधेरे कोने से दो लाल चमकती हुई आंखें हमारी तरफ देखने लगीं। वह आंखें हमारे ऊपर नहीं थीं, वह जमीन से थोड़ी ही ऊपर थीं, जैसे कोई रेंग रहा हो। हम तीनों चीखे और तेजी से पीछे भागे। लेकिन कोठरी से भागते ही हमने देखा कि हॉलवे के बीचों बीच अब उस छोटी लड़की का साया खड़ा था, जिसका चेहरा अभी भी आईने में था। वह साया हमारे और सीढ़ियों के बीच में खड़ा था। उसने अपने पतले सूखे हाथ उठाए और धीरे से कहना शुरू किया, खेल अभी शुरू हुआ है। उसके हाथ हवा में उठे हुए थे और उसकी आंखें अब पूरी तरह से खुली थीं। खाली सफेद पुतलियां हमें घूर रही थीं। हमें सीढ़ियों तक जाने का रास्ता चाहिए था और वह साया हमें रोक रहा था। पीछे हटो! विशाल ने डर के मारे चिल्लाते हुए अपना हाथ हवा में हिलाया, जैसे वह उसे दूर भगा देगा। लेकिन साया जरा भी नहीं हिला। वह बस एक भयानक मुस्कान के साथ हमें देखती रही। तभी मुझे याद आया कि नीचे उस हॉलवे में आईने में उस साये को देखकर मेरी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई थी। टॉर्च! उस पर टॉर्च डालो! मैंने आयुष और विशाल से कहा। विशाल और आयुष ने तुरंत अपने फोन की टॉर्च ऑन की और एक साथ उस साये पर तेज रोशनी डाली। जैसे ही टॉर्च की तेज रोशनी उस आकृति पर पड़ी, साया एक पल के लिए कांपा और फिर एक तेज हवा जैसी चीख के साथ वह हवा में भाप की तरह गायब हो गया। चलो जल्दी! हम बिना एक पल भी गमवाए सीढ़ियों की तरफ भागे।
सीढ़ियों से नीचे उतरना ऊपर चढ़ने से ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि टूटी हुई सीढ़ियां जोर जोर से आवाज कर रही थीं। हम जैसे ही नीचे वाले हॉलवे में पहुंचे, वह दिया अभी भी अलमारी के ऊपर जल रहा था और उसका धुंधला प्रकाश हॉलवे को और भी डरावना बना रहा था। हम सीधा मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन तभी जमीन पर उन छोटे पैरों के निशानों के साथ अब कुछ और भी दिखाई दे रहा था। ताजे लाल धब्बे, खून के धब्बे। वे धब्बे दरवाजे की तरफ जा रहे थे। हमने दरवाजे के पास जाकर देखा। दरवाजे के नीचे जो हल्का गैप था, वहां से जमीन पर कुछ गिर रहा था। चिपचिपा, गाढ़ा, लाल रंग का पदार्थ। बाहर कोई है? आयुष ने कांपते हुए कहा। हाँ, और वह चीज जो भी है, उसने किसी को मारा है या खुद जख्मी हुई है, मैंने फुसफुसाया। हम दरवाजा खोलकर बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर वह साया अब भी बाहर है तो हम बिना कार के पकड़े जाएंगे। पीछे के रास्ते से चलते हैं, रसोई या कहीं और से, मैंने तुरंत फैसला किया। हम वापस हॉलवे में भागे और उन कमरों की तरफ बढ़े जिनके दरवाजे पर नाम लिखे थे। हमें रसोई वाला कमरा मिला। दरवाजा टूटा हुआ था। हम अंदर घुसे। रसोई का कमरा अंधेरा और धूल भरा था। बीचों बीच एक पुराना लोहे का चूल्हा था और कोने में एक जंग लगा हुआ सिंक। जैसे ही हम कमरे में घुसे, सिंक के नीचे से खड़खड़ की आवाज आई। हम तीनों की नजरें उस आवाज की तरफ गईं। सिंक के नीचे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिसका दरवाजा आधा खुला था। कौन है वहां? मैंने हिम्मत करके पूछा। मेरी आवाज डर के मारे लड़खड़ा गई। कोई जवाब नहीं आया। बस खड़खड़ की आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा जोर से। विशाल ने अपनी टॉर्च उठाई और उस अलमारी के अंदर रोशनी डाली। अलमारी के अंदर एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी थी और उस कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी दुबका बैठा था। वह बूढ़ा आदमी बहुत पतला था। उसकी आंखें लाल थीं और उसने फटे हुए कपड़े पहने थे। उसके हाथ कांप रहे थे और वह अपने होंठों पर उंगली रखकर हमें चुप रहने का इशारा कर रहा था। तुम कौन हो? आयुष ने धीमी आवाज में पूछा। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए हाथ से अपनी छाती पर लगी एक पुरानी झंग लगी हुई नेम प्लेट की तरफ इशारा किया। नेम प्लेट पर धुंधला सा लिखा था, रमेश, सेवक। मैं यहीं काम करता था जब ये सब हुआ था, बूढ़े ने बहुत धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज गले में फंसी हुई थी। क्या हुआ था? यहाँ क्या है? मैंने पूछा। बूढ़े ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। बच्चे वो भूखे हैं, बहुत भूखे हैं। उन्हें सोने नहीं दिया गया, उन्हें मारा गया। अब वो बदला ले रहे हैं। जो भी यहाँ रात में आता है। तभी हॉलवे से एक धीमी डरावनी आवाज आई। वह वही बूढ़े मर्द की आवाज थी जो कोठरी से आई थी, पर इस बार ज्यादा पास। रमेश, तू जिंदा है? तूने हमें क्यों मारा? बूढ़ा आदमी रमेश डर से जमीन पर सिकुड़ गया। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और वह जोर जोर से सांसें ले रहा था। वह आ रहा है। वह वार्डन है, रमेश फुसफुसाया। हमने सुना कि बाहरी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आ रही थी। दरवाजे पर कोई मार रहा था, धड़ धड़ धड़, लेकिन वह दरवाजे पर मार नहीं रहा था। वह अंदर आने की कोशिश कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई भारी भरकम जानवर दरवाजा तोड़ रहा हो। हमें यहां से निकलना होगा। क्या कोई पीछे का दरवाजा है? विशाल ने पूछा। रमेश ने अपने कांपते हुए हाथ से रसोई के उस कोने की तरफ इशारा किया जहां एक छोटी लकड़ी की अलमारी थी। वहां से तहखाने का रास्ता है। वह वार्डन तहखाने से डरता है क्योंकि उसने बच्चों को वहीं रखा था। मैंने बिना एक पल भी सोचे उस अलमारी को जोर से खींचा। वह बहुत भारी थी, लेकिन डर की ताकत ने मुझे ताकत दी। अलमारी हटते ही जमीन पर एक पुरानी लोहे की रिंग लगी हुई थी जो एक दरवाजा लग रही थी। तभी हॉलवे से भयानक घिसटने की आवाजें बहुत नजदीक आईं। ऐसा लगा जैसे वह वार्डन अब रसोई के दरवाजे के पास ही खड़ा है। हम तीनों ने मिलकर उस रिंग को पकड़ा और जोर लगाया। जमीन पर बिछा वह लकड़ी का दरवाजा कड़कड़ की आवाज के साथ खुल गया और नीचे की तरफ अंधेरे में एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी। पहले विशाल, फिर आयुष, फिर मैं। विशाल बिना कुछ सोचे समझे अंधेरे तहखाने की सीढ़ियों पर उतर गया।
आयुष उसके पीछे उतरा। मैं नीचे उतरने ही वाला था जब मैंने आखिरी बार बूढ़े रमेश को देखा। वह अब अलमारी के नीचे से बाहर निकल आया था और वह दरवाजे की तरफ देख रहा था जहां वार्डन था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अंकल, आप भी आइए, मैंने चिल्लाया। रमेश ने मेरी तरफ देखा और एक बहुत ही उदास मुस्कान दी। नहीं बेटा, अब मेरा समय हो गया है। मुझे यहीं होना चाहिए था, उन बच्चों के साथ। अब तुम जाओ, तुम्हें नहीं पकड़ना चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसी पल रसोई का लकड़ी का दरवाजा एक भयानक कड़कड़ की आवाज के साथ टूट गया और वहां दरवाजे के फ्रेम में एक विशाल साया खड़ा था। वह बहुत लंबा था, फटे हुए पुराने कपड़े पहने हुए था। उसका शरीर सूजा हुआ था और उसके मुंह से सांस नहीं, बल्कि एक तेज ठंडी हवा बाहर आ रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस सूजे हुए गड्ढे थे। उसने हवा में सूंघा और उसकी नजर सीधे मुंह पर पड़ी। उसकी भयानक गहरी आवाज ने चीखते हुए कहा, तुम कहां भागोगे? मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और सीढ़ियों से नीचे छलांग लगा दी। मैं तहखाने के ठंडे पत्थरों वाले फर्श पर गिरा। मेरे पैर में तेजी से दर्द हुआ, लेकिन मैंने उस दर्द को नजरअंदाज किया। ऊपर से तहखाने का दरवाजा एक जोरदार धम की आवाज के साथ बंद हो गया। मैं अंधेरे में था। मेरे चारों ओर भयानक सड़ी हुई गंध थी। विशाल और आयुष मेरे पास आए। शिवम, ठीक है तू? आयुष ने फुसफुसाया। हाँ, पर वह वार्डन। मेरी सांसें तेज थीं। तभी हमने ऊपर से तहखाने के दरवाजे पर जोर जोर से खरोंचने की आवाज सुनी। कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसके नाखूनों की आवाज इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे वह दरवाजा कभी भी टूट जाएगा। हम तीनों ने अपनी टॉर्च ऑन की। यह तहखाना बहुत बड़ा था। चारों ओर पुरानी टूटी हुई चीजें बिखरी थीं। लोहे की जंजीरें, टूटी हुई लकड़ी के टुकड़े और बहुत सारे मिट्टी के बर्तन। लेकिन तहखाने के बीचों बीच हमें जमीन पर कुछ दिखा। छोटे छोटे टूटे हुए कपड़े के टुकड़े, और उन टुकड़ों के बीच में हमें 5 छोटे टूटे हुए कंकाल दिखाई दिए। वे बच्चे थे, वही बच्चे जिनके बारे में रमेश ने बताया था। हम दहशत से कांप उठे। तभी हमें सुनाई दिया तहखाने के बिल्कुल पीछे से एक धीमी डरावनी आवाज, हमें ठंड लग रही है। हमने पीछे मुड़कर देखा। तहखाने की दीवारें बहुत ऊंची थीं और दीवार पर जमीन से चिपके हुए 5 छोटे गीले और भयानक साए धीरे धीरे रेंग रहे थे। उनकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। वार्डन ऊपर था और बच्चे नीचे थे और हम बीच में फंस चुके थे। हम तहखाने के ठंडे पत्थरों वाले फर्श पर थे। वार्डन ऊपर दरवाजा खरोंच रहा था और सामने 5 छोटे लाल आंखों वाले बच्चे के साए हमारी तरफ रेंग रहे थे। अब क्या करें? आयुष ने घबराकर पूछा। उसकी आवाज में अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। मैं जानता था कि हम 2 तरफा हमला झेल रहे थे। वार्डन जो बड़ा और शारीरिक रूप से डरावना था, और बच्चे जो शायद इस जगह की आत्माएं थे और ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। मैंने तुरंत अपने दिमाग में उस बूढ़े सेवक रमेश की बात दोहराई। वार्डन तहखाने से डरता है क्योंकि उसने बच्चों को वहीं रखा था। इसका मतलब था कि यह तहखाना वार्डन के लिए खतरे की जगह थी, लेकिन उन बच्चों के लिए नहीं। बच्चों को कुछ चाहिए, मैंने फुसफुसाया। रमेश ने कहा था कि वे भूखे हैं और उन्हें सोने नहीं दिया गया। हम लड़ नहीं सकते, हमें उन्हें शांत करना होगा। विशाल ने अपनी टॉर्च उन कंकालों और टूटे फूटे कपड़ों की तरफ घुमाई जो जमीन पर बिखरे थे। उनके पास कुछ नहीं है, सब टूटा हुआ है। तभी मेरी नजर उन बिखरे हुए मिट्टी के बर्तनों पर पड़ी। वे शायद पानी रखने या खाने के लिए इस्तेमाल होते होंगे। विशाल, आयुष, जल्दी से अपने बैग में से चिप्स और पानी निकालो, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। वे दोनों हैरान थे, लेकिन उन्होंने बिना सवाल किए मेरे बैग और अपने जैकेट की जेबों से चिप्स के 2 पैकेट और पानी की 2 बोतलें निकाली। ऊपर से दरवाजा जोरदार आवाज के साथ फट गया। वार्डन की भयानक गर्जना तहखाने में गूंज उठी। छिपाने की कोशिश मत करो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। बच्चे के साए अब हमसे कुछ ही फीट की दूरी पर थे। उनकी लाल आंखें हम पर गड़ी थीं।
मैंने तेजी से चिप्स के दोनों पैकेट खोले और पानी की बोतलें भी खोल दी। मैंने डर को पीछे छोड़ते हुए अपने कांपते हाथों से उन कंकालों और उनके पास रखे टूटे बर्तनों पर चिप्स गिराए और पानी डाला। लो, ये तुम्हारे लिए है, अब सो जाओ, शांति से सो जाओ। मेरी आवाज में अजीब सी गुहार थी। जैसे ही चिप्स और पानी उन कंकालों के पास पहुंचे, बच्चों के सायों ने रेंगना बंद कर दिया। हवा में जो ठंडक थी वह अचानक और भी तेज हो गई और फिर एक अजीब सा हल्का सा रोना शुरू हुआ। पर यह डरावना रोना नहीं था, यह शांत थका हुआ रोना था। पांचों साए जो पहले भयानक लग रहे थे अब धुंधले होने लगे। उनकी लाल आंखें धीरे धीरे बुझ गईं और वे जहां खड़े थे वहीं जमीन में समा गए। तहखाने में भयानक शांति छा गई, लेकिन ऊपर से वार्डन की भयानक चीखें आ रही थीं। उसने हमें देख लिया था। मैंने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई। टूटे हुए दरवाजे के छेद में वार्डन का सूझा हुआ भयानक चेहरा दिखाई दिया। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी आंखें अब खून जैसी लाल थीं। तुमने उन्हें शांत कर दिया। तुम मेरा शिकार चुरा नहीं सकते। उसने तहखाने के दरवाजे पर जोर से हमला किया। अब दरवाजा पूरी तरह से टूटने वाला था। अब भागो, यह तहखाना यहां खत्म नहीं होता, आयुष चिल्लाया। उसकी नजर एक पुरानी दीवार पर थी जहां ईंटें उखड़ी हुई थीं। हम तुरंत उस उखड़ी हुई दीवार की तरफ भागे। उस उखड़ी जगह से एक संकरा रास्ता दिखाई दे रहा था जो शायद किसी नाले या सुरंग की ओर जाता था। जाओ जल्दी! हम एक दूसरे को धक्का देते हुए उस संकरे छेद से रेंगकर बाहर निकलने लगे। तहखाने में अब वार्डन की भयानक गर्जना गूंज रही थी। वह अब दरवाजे से अंदर आ चुका था। विशाल पहले निकला, फिर आयुष। मैं आखिरी था। मैं अभी भी आधा तहखाने के अंदर था जब मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। ठंडा, मजबूत और अजीब तरह से चिपचिपा हाथ। नहीं नहीं, मैंने चीख मारी और पूरी ताकत से खींचा। वार्डन की भयानक आवाज मेरे बिल्कुल पास थी। तुम यहीं रहोगे? मैं तेजी से रेंगता रहा और अंत में मेरा पैर उसके हाथ से छूट गया। मैं बाहर निकल आया। हम तीनों बाहर थे। हम एक छोटी, गंदी और कीचड़ भरी खाई में थे जो अनाथालय की पिछली दीवार से सटी थी। ऊपर अनाथालय की खिड़की से वार्डन की भयानक चीखें आ रही थीं, लेकिन वह हमें इस नाले में देख नहीं पा रहा था। चलो भागो! हम कीचड़ और पत्थरों के बीच से भागते रहे जब तक कि हम अनाथालय के परिसर की बाहरी दीवार तक नहीं पहुंच गए। हमने दीवार को पार किया और सीधे जंगल के घने पेड़ों के बीच दौड़े। हम भागते रहे बिना यह देखे कि कहां जा रहे हैं। बस उस भयानक इमारत से दूर जाना चाहते थे। कुछ देर भागने के बाद हमने देखा कि दूर पेड़ों के बीच एक सड़क की हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। हमने अपनी आखिरी ताकत लगाई और उस सड़क तक पहुंचे। ये वही हाईवे नहीं था, यह शायद कोई ग्रामीण सड़क थी। हम सड़क पर गिरे, हाँफ रहे थे। हमारे शरीर पर कीचड़, खून और मिट्टी थी। तभी दूर से एक ट्रक की हेडलाइट्स हमारी तरफ आती दिखाई दी। मदद! मदद! हमने चिल्लाना शुरू कर दिया। ट्रक ड्राइवर ने हमें देखकर ट्रक रोका। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने हमें इस हाल में देखकर तुरंत दरवाजा खोला। अरे तुम लोग कौन हो? कहां से आ रहे हो? हमने उसे टूटी फूटी आवाज में बताया कि हमारी कार टूट गई, हम जंगल में भटक गए और हमें मदद चाहिए। हमने अनाथालय के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। कोई हम पर विश्वास नहीं करता। उस भले आदमी ने हमें अपने ट्रक में बिठाया और हमें अगले शहर तक पहुंचाने का वादा किया। जब ट्रक आगे बढ़ा, मैंने पीछे मुड़कर देखा। दूर पेड़ों के घने साए में वह हॉन्टेड हाईवे अब भी अंधेरा और डरावना दिख रहा था। ट्रक चलने लगा। हम धीरे धीरे उस भयानक जगह से दूर होते गए। सुबह की पहली रोशनी होते होते हम तीनों एक छोटे से शहर में थे। हमने ट्रक ड्राइवर को धन्यवाद कहा और पुलिस को फोन किया, लेकिन कार टूटने की झूठी कहानी बताई। हमने अपने घर फोन किया। हमारे माता पिता परेशान थे, पर उन्हें लगा कि हम कार एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं और रात भर जंगल में फंसे थे। उन्होंने हमें तुरंत घर बुलाया। जब हम घर पहुंचे तो हमें पता था कि हमारे साथ जो हुआ है वह कोई एक्सीडेंट नहीं था। वह भयानक साया, बच्चों की आत्माएं और वह वार्डन, वे सब सच थे।
मैंने आयुष और विशाल की तरफ देखा। हमने बिना कुछ बोले एक दूसरे को गले लगाया। हमने वह भयानक रात जी ली थी। हम तीन दोस्त जो आजादी के लिए घर से भागे थे, अब हमेशा के लिए बन चुके थे। उस भयानक रहस्य से जो हमने उस हॉन्टेड हाईवे पर पाया था। हम दोबारा कभी उस रास्ते से नहीं गुजरे और उस रात की कहानियां हम तीनों के सिवा कोई नहीं जानता था। हाँ, मैं शिवम हूं और मैं जिंदा बच गया। पर उस रात ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। और आज भी जब मैं रात में अकेला होता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे कान के पास कोई फुसफुसा रहा है, तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकते।